Hello everyone, welcome to the Enlightening Lantern. I have started with a completely new series, Revision 25-26, and actually this is a completely new video. You must all be aware that initially I had the channel Reno's Englishpedia, but due to certain technical issues I had to start over. So this series is the first series that I'll be posting on my new channel, that is the Enlightening Lantern. And I hope all of you who come here to this channel become a part of my family and greatly benefit from this series and whatever other videos I put up. So without wasting any more time, let's get started. So now we are starting with the revision of the chapter Poets and Pancakes. Poets and Pancakes is written by Asoka Mitran. अब ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है कि बायोग्राफी है या एक फिक्शन स्टोरी है. इट इज ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट. ठीक है. अशोका मित्रन कौन थे एट जेमिनाई स्टूडियो? अगर हम अशोका मित्रन के बारे में बात करें तो हु वाज अशोका मित्रन एट जेमिनाई स्टूडियो? He was neither in the makeup department, he was neither in the story department, he was a man who had the responsibility of maintaining all the records of Gemini Studio. कोई भी न्यूज़पेपर में क्लिपिंग आई है या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हम पेस्ट कट एंड पेस्ट नहीं कर सकते थे तो उनको बारे में लिखना, तो वो सारा का सारा काम जो था वो अशोका मित्रन का था. अब जो लिख रहा है, अगर मैं स्कूल के लिए आर्टिकल या रिपोर्ट्स लिख रही हूं, why am I able to do that? Why am I able to do that? Because I am a writer. At some point, at some level, I am a writer. तो अशोका मित्रन was also a writer. ये हमें आगे चल के पता चलेगा जब हम द एनकाउंटर की बात करेंगे, राइट? तो वो हम तब उनकी कैरेक्टरिस्टिक एज ए राइटर की बात करेंगे. अदरवाइज उनका जो मेन काम था जेमिनाई स्टूडियो पे, दैट वाज टू cut out all the articles or to write some of the articles and maintain a book or journal about the happenings at Gemini Studio. अब जब वो ये काम कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगाओ who is the most informed about what is happening at the Gemini Studio? अशोका मित्रन. बिकॉज वो हर डिपार्टमेंट एक एक एरिया के बारे में जानता है. साइंस वालों के बारे में जानेगा, सोशल साइंस, मैथ्स की बातें. बट जो एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर है, जो एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन है, उसको स्कूल का सारा कुछ पता होगा कि ये कंपटीशन भी हुआ है, ये एक्टिविटी भी हुई है. सेम वाज अशोका मित्र. क्लियर हो गया आपको? सो ही वाज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड. ठीक है. अब हम आगे बात करेंगे कि व्हाट वाज ही कंसिडर्ड. लेट्स कम बैक टू जेमिनाई स्टूडियो. व्हाट वाज जेमिनाई स्टूडियो? अभी जेमिनाई स्टूडियो एग्जिस्ट करता है कि खत्म हो गया है? खत्म हो गया, ऑब्सोलीट है. बट जेमिनाई स्टूडियो क्या था पहले? ये क्या चीज क्या था? ये प्री इंडिपेंडेंस से लेके समवेयर अराउंड 1970-75 तक इसका बहुत. इट वॉज अ फिल्म स्टूडियो. थिएटर नहीं. थिएटर होता है जहाँ पे ड्रामास इनैक्ट होते हैं. स्टूडियो होता है जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया होता है और अलग अलग सीन्स उन्होंने बनाए हुए होते हैं. कहीं पे माउंटेन सीन है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे मंदिर है, तो वो उसी स्टूडियो के अंदर वो सारी शूटिंग हो जाती है. तो जेमिनाई स्टूडियो वॉज अ ह्यूज फिल्म स्टूडियो एंड इट इज बिलीव दैट रॉबर्ट क्लाइव जो एक ब्रिटिश था, उसके जो स्टेबल्स हैं उसमें जेमिनाई स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट सिचुएटेड था. ठीक है. अब मेकअप डिपार्टमेंट जेमिनाई स्टूडियो का छोटा था या बड़ा था? मेकअप कितना खरीदा जाता था? 1-2 डब्बे. ट्रक लोड्स है ना. ट्रक लोड्स आपको याद है. तो ट्रक लोड खरीदा जाता है तो मेकअप बहुत अप्लाई होता है. तो मेकअप डिपार्टमेंट छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा, है ना. ये कॉम्पिटेंसी है, ये अंडरस्टैंड करना है.
तो रॉबर्ट क्लाइव के स्टूडियोज में मेकअप डिपार्टमेंट सिचुएटेड था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर भी थोड़ा सा अशोका मित्रन ने तंज किया है। बट लेट्स कम टू द मेकअप डिपार्टमेंट एंड वन मोर थिंग, अशोका मित्रन का राइटिंग स्टाइल क्या था? डिड ही राइट एक्सप्लेनिंग जस्ट वन पॉइंट? तो फिर रैम्बलिंग स्टाइल, इस स्टाइल को बोला जाता है रैम्बलिंग स्टाइल। बात करते करते किसी और टॉपिक का जिक्र निकलना, तो उसके बारे में बात करना शुरू कर देना, फिर उसकी बात करते करते कोई और टॉपिक निकलेगा तो वो उसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। सो दैट वाज हिज राइटिंग स्टाइल। सो ही इज टॉकिंग अबाउट जेमिनाई स्टूडियो। वो मेकअप के बारे में बात करते हैं कि मेकअप स्टूडियो इतना बड़ा था कि ट्रकलोड्स में आता था। ही टॉक्स अबाउट इट बीइंग बिल्ट इन रॉबर्ट क्लाइव स्टूडियोज। फिर वो बताते हैं कि ग्रेटा गार्बो, वैजयंती माला, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज की एक्ट्रेसेस हैं, ये सब ने मेकअप बहुत अप्लाई किया। एंड ही टॉक्स अबाउट द ब्रांड पैनकेक्स। पैनकेक ब्रांड का मेकअप बहुत आता था। अदरवाइज पैनकेक क्या है? जो पाउडर होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, उसको भी पैनकेक बोला जाता है। ठीक है, इससे ही आप टाइटल पे आ जाओ, पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड पैनकेक्स द मेकअप डिपार्टमेंट। जेमिनाई स्टूडियो में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बट बेसिकली पोएट्स एंड पैनकेक्स में आप दो डिपार्टमेंट को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, that is the writers department and the makeup department. So he starts with the makeup department telling us pancake brand का makeup आता था, कौन use करता था, कहाँ build up है, and then he moves on to the makeup department itself. ठीक है, वो makeup department के बारे में बात करना शुरू करते हैं। अगर रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो वो बोल रहे हैं कि उसके बड़े सारे रेजिडेंसेस थे मद्रास में। जेमिनाई स्टूडियो इज ऑल्सो इन मद्रास, विच इज नाउ नोन एज चेन्नई, राइट? और उन्होंने मद्रास में ही एक लेडी से शादी करी थी इन फोर्ट सेंट जॉर्ज, इन सम चर्च इन मद्रास। फोर्ट सेंट जॉर्ज करके फोर्ट था, उसके अंदर एक चर्च था, वहां पे उनकी शादी हुई थी। बट देन ही गोज ऑन टू द मेकअप डिपार्टमेंट। तो सबसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं मेकअप डिपार्टमेंट से जो आपको याद रखने हैं। द फर्स्ट इज इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, सेकेंड इज द फायरी मिजरी, एंड थर्ड इज द ऑफिस बॉय। मेकअप डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड जो था वो हमारा ऑफिस बॉय था, राइट? सो फर्स्ट, Why is the makeup department called as an example of national integration? ये आपके प्री बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए। Yes, कल्चर के नहीं, पीपल फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। महाराष्ट्रन भी था, एंग्लो बर्मीज भी था, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन भी था, एक धरवाड़ कनेडी का भी था, एक आंध्रा से भी था। इट्स ऑन पेज नंबर 58। तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया से लोग वहां पे काम कर रहे थे। इसी के साथ आपको याद रखना है कि रैम्बलिंग मैनर के साथ थोड़ा सा टंग इन चीक रेफरेंसेस भी दिए हैं। व्हाट इज टंग इन चीक रेफरेंसेस? मैं आपको बोलूं कि आप गधे हो, तो वो डायरेक्टली मैंने आपको बोल दिया कि आप गधे हो, राइट? बट टंग इन चीक रेफरेंसेस होएगा, मुझे पता है आप क्या हो, है ना, अच्छी अच्छी हरकतें कर रहे हो, सो दैट इज अ सटायरिकल वे ऑफ सेइंग दैट तुम गधे हो, राइट? सो उसके जो रेफरेंसेस हैं वो टंग इन चीक हैं। अब जब वो नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो हमारे को याद है, हमारे को दिमाग में ये भी याद रखना है, हायरार्की है। हायरार्की में टंग इन चीक रेफरेंस है। एनीवन वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट, उसके आइडियली स्पीकिंग उसके स्टेटस में डिफरेंस होना चाहिए क्या? एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली?
आइडियली स्पीकिंग जब डिपार्टमेंट में डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, दे शुड बी ट्रीटेड द सेम और डिफरेंटली। बट मेकअप डिपार्टमेंट में क्या होता था, हायरार्की थी। जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट है वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप करेगा, फिर उसके नीचे जो मेकअप आर्टिस्ट है वो कॉमेडियन का या सपोर्टिंग एक्टर का करेगा। ऐसे जाते 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 नीचे लास्ट में ऑफिस बॉय आता था। नाम उसका ऑफिस बॉय था, बट ही वॉज अ 40-year-old मैन, राइट। ऑफिस बॉय था बट ही वॉज इन द मेकअप डिपार्टमेंट, और उसका काम था टू अप्लाई मेकअप टू द क्राउड। तो क्राउड इज एट द हायर मोस्ट हायरार्की और एट द लोअर मोस्ट। तो यहाँ पे ये ऑफिस बॉय का हम किस्सा डिस्कस करेंगे, राइट। बट बेसिकली ये टंग इन चीक रेफरेंस है जब हायरार्की की बात की जा रही है कि वहां पे इक्वालिटी नहीं था, बट इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है। अब सेकेंड है फायरी मिजरी। व्हाट इज मेंट बाय फायरी मिजरी? व्हाट इज मेंट बाय फायरी मिजरी? फायरी, फायर वर्ड आप कानों में सुन रहे हैं, आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, बट व्हाट इज फायर? फायर क्या होता है? आग। आग ठंडी होती है कि गर्म होती है? और मिजरी मतलब खुशी के पल। व्हाट इज मिजरी? दुख, तकलीफ। तो अब दुख और तकलीफ किसके कारण है? आग, गर्मी। अब मेकअप डिपार्टमेंट फायरी मिजरी क्यों है? मेकअप डिपार्टमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है? मिरर्स एंड लाइट्स। और उस जमाने में कौन सी लाइट्स होती थी? 1960 की हम बात कर रहे हैं, 1950 की बात कर रहे हैं। दोस बल्ब्स, वो बल्ब्स क्या थे, कितना हीट प्रोड्यूस करते थे? अगर आज भी आप लगा दो और 10 मिनट बाद उनको टच करने जाओ तो हाथ जल जाते हैं, वो इतना गर्म हो जाते हैं। नाउ इमेजिन दोस बल्ब्स रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑन द मिरर। मिरर भी हीट अप हो रहा है, बल्ब्स का भी हीट अप हो रहा है, ऊपर से वो इतने गंदे वाले ड्रेसेस और इतना थोप थोप के मेकअप लगा रहे हैं, राइट। तो वो एक कंफर्टेबल एरिया था और इट वाज अ फायरी मिजरी। फायरी मिजरी। फिर यहाँ पे एक और टंग इन चीक रेफरेंस है। हाँ जी। ऐसा कुछ है नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज थी तो वो कुछ फीचर्स को बहुत हाईलाइट करते थे। मेन उनका होता था पोर्स बंद करना, पिंपल्स छुप पाना, और ब्लैक एंड व्हाइट में आईज अगर आप देखोगे ना तो बड़ी बड़ी वो आईज के ऊपर फोकस होता था। हाँ, तो ऐसा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का कोई रेफरेंस आज सच है नहीं और आएगा भी नहीं, तो ज्यादा अपने आप को बीच में डेप्थ में नहीं डालना है, जस्ट स्टिक टू द चैप्टर। अच्छा, यहाँ पे एक और टंग एंड चीक रेफरेंस है, क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर्स। मेकअप का काम क्या होता है? लोगों को सुंदर बनाना, बट यहाँ पे उनको क्या बोला जा रहा है? क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर्स। क्रिम्सन इज रेड। इतना रूज, इतना वो रेड 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 कर देते थे कि वो सुंदर रहते ही नहीं थे, दे वुड बिकम मॉन्स्टर्स। सो इट इज अ टंग इन चीक रेफरेंस कि मेकअप डिपार्टमेंट सुंदर लोगों को सुंदर नहीं रहने देता था, वो बकायदा उनको मॉन्स्टर बना देता था। ठीक है, तो आपको फायरी मिजरी हो गया, क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर्स हो गया, एंड देन वी गो ऑन टू द ऑफिस बॉय। इनकैंडेसेंट, ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है बेटा वर्ड। इट इज गिवन ऑन पता नहीं कहाँ पे है, मिल नहीं रहा मुझे, बट इट्स INCANDESCENT, इनकैंडेसेंट। INCANDESCENT।
ओके, यस, अब हम ऑफिस बॉय पे आते हैं. ऑफिस बॉय हु इज अप्लाइंग मेकअप टू द क्राउड एंड वो अशोका मित्रन की जान का दुश्मन था. जान का दुश्मन एज इन ही एक्चुअली वांटेड टू एंड अशोका मित्रन्स लाइफ, और अ बोन इन हिज थ्रोट, अ बोन इन हिज थ्रोट, एक मुसीबत था. क्यों मुसीबत था? पहले तो अशोका मित्रन के बारे में, अब हम उसके काम पर आते हैं. अशोका मित्रन के बारे में क्या एज्यूम किया जाता था? आइडल, यूजलेस, कोई भी ढंग का काम वो नहीं करते हैं. दिस इज द इम्प्रेशन दैट पीपल हैड अबाउट हिम एट जेमिनी स्टूडियो. जब भी उसको देखते थे वो पेपर काट के चिपका रहे होते थे. बोलते ये भी कोई काम है? ना कोई स्टोरी लिखना, ना कोई लिरिक्स लिखना, ना एक्टिंग करना, ना डायरेक्शन करना, ये कोई काम है? सो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीटली आइडल फेलो. अब आइडल समझ के ऑफिस बॉय क्या करता था? जब मन किया वो उसके क्यूबिकल में घुस जाता था. क्यूबिकल में घुसने के बाद ऑफिस बॉय क्या करता था? ही यूज्ड टू वेंट अगेंस्ट सुबू. सुबह से वो गुस्से क्यों था? अप्रोक्सीमेटली दोनों ने एक ही टाइम पे जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया था. अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल ऑफ एजुकेशन था. बट आज के टाइम पे सुबू वॉज एट नंबर 2 पोजिशन एंड ऑफिस बॉय वॉज एट द लोलीएस्ट पोजिशन. ऑफिस बॉय ने जब जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया था तो किस एस्पिरेशन के साथ ज्वाइन किया था? To become an actor, to become a songwriter, to become a director, to become a lyricist. But what did he finally become? Office boy, lowliest position. But सुबू के अगेंस्ट गुस्सा क्यों फिर? सुबू ने क्या किया था? वो ब्राह्मण. देखने जाओ तो दोनों की लेवल एंट्री एक ही टाइम पे थी. इनफैक्ट सुबू ने तो तब ज्वाइन किया था जब अपॉर्चुनिटीज भी कम थी ग्रोथ की. जब ऑफिस बॉय ने ज्वाइन किया था तब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ग्रोथ की, बट जब सुबू ने ज्वाइन किया तब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई थी. उसके बावजूद सुबू नंबर 2 और वो लोलीएस्ट पोजीशन. और उसका रीजन वो एट्रीब्यूट करता था कि सुबू वॉज अ ब्राह्मण. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, racial discrimination, memories of childhood, caste discrimination. So again you can see this extrapolation. उसको लगता था सुबू किसी काम का नहीं है, बट वो नंबर 2 पे सिर्फ इसलिए पहुंचा है क्योंकि वो ब्राह्मण है. वो बहुत रिच, एफ्लुएंट, इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानता है जिन्होंने अप्रोच किया है और वो नंबर 2 पे पहुंच गया. क्या ये सच था या झूठ था? ये सच था, ये रियलिटी थी. सुबू नंबर 2 पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुंचा था, ही वॉज अ ब्राह्मण. He knew many affluent people, right? But at the same time, why did he remain at number 2? It was because of his nature. वो हम बात की बात है, बट वो पहुंचा कैसे? तो इट वॉज जस्ट बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण. तो ऑफिस बॉय का गुस्सा जायज जरूर था, बट देयर वॉज नो रीजन टू वेंट इट आउट ऑन अशोका मित्रन. यहां तक क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं, इसके बाद हमारी बात आ जाती है सुबू की, राइट? अब वो सुबू के बारे में, क्योंकि वो रैम्बलिंग स्टाइल है ना, तो उसने पहले जेमिनी स्टूडियो, मेकअप डिपार्टमेंट, ऑफिस बॉय एंड देन ऑफिस बॉय से सुबू के ऊपर जंप कर दिया. अब सुबू क्या था? ही वॉज एट नंबर 2 पोजिशन. सो हु वॉज एट नंबर 1 पोजिशन? SS Vasan, the owner of Gemini Studio. ठीक है? अब SS Vasan जो था वो सुबू को बहुत इंपॉर्टेंस देता था. क्यों इंपॉर्टेंस देता था? बिकॉज अगर कोई सीन डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, और वो सीन डायरेक्ट कैसे करना है, वो उसका कैसे हम इस चीज को दिखा सकते हैं, अगर आइडिया चाहिए होता था तो सुबू को अप्रोच किया जाता था.
सुबह ढेरों आइडियाज दे देता था, राइट। अब एक सीन वो बता रहे हैं कि आई थिंक लायन पानी में डूब रहा है, लायन का बच्चा, और उसको बचाने के लिए चूहा आ गया। यस, लायन के बच्चे को चूहे ने बचाया, सपोज ये सीन था। नाउ अगेन दिस इज अ टंग इन चीक रेफरेंस। इज दिस अ सेंसिबल थिंग? बट सुबु इस इनसेंसिबल थिंग को भी डायरेक्ट करने के, सीन आउट करने के बड़े नए नए तरीके दे सकता था, राइट। और अगर उनमें से कोई भी तरीका पसंद ना आए, ही कुड कम अप विथ इवन मोर। ठीक है, तो सुबु का एक तो वो क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं। सेकेंड वो बात करते हैं दैट हिज प्रोग्रेस इन एक्टिंग, उसकी एक्टिंग के लिए क्या कहा जा रहा है कि he was even better than the lead actor. He got a lot of fame even though he was just a supporting actor. So do you think this is true? Can the supporting actor be better than the main actor? Okay, yes, he can be there, but ये एक tongue in cheek reference है कि अगर ये इतना अच्छा था, then why did he never get the lead role? राइट, उसकी एक्टिंग इतनी ही अच्छी थी तो व्हाई डिड ही नेवर गेट द लीड रोल? तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा सरकाज़म है, राइट, थोड़ा सा उसका मजाक उड़ाया हुआ है। उसके बाद उसको बोला जा रहा है कि उसने एक मूवी को डायरेक्ट भी किया, उसने एक नॉवल भी लिखा है, राइट। जो मूवी को डायरेक्ट किया तो वो सक्सेसफुल हुई? नो, इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। उसने नॉवल लिखा, नॉवल वो किस में लिखता था? इन द कॉमन मैन्स लैंग्वेज। आई थिंक इन्होंने यहाँ पे फोक रिफ्रेन वर्ड यूज किया हुआ है, फोक, FOLK। फोक रिफ्रेन का मतलब होता है इन द कॉमन मैन्स लैंग्वेज। फोक टेल्स होते हैं जो उस एरिया की कहानी होती है, वो एरिया की कहानी बोलते बोलते जो हमारा रिफ्रेन होता है, लैंग्वेज होता है, वो कॉमन मैन का लैंग्वेज होता है, कोई एरियोडाइट लैंग्वेज नहीं होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन मैन लैंग्वेज एंड एरियोडाइट लैंग्वेज? Erudite is literary language, very flowery language, using rhymes, meters, literary devices. And common man's language is तुम गधे हो, तुम धरती पे उतरे हुए भगवान के बनाए हुए ऐसे हॉर्न्ड एनिमल्स हो जिनकी एक लात लगते हुए दिमाग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो दैट इज डिस्क्राइबिंग अ गधा इन वेरी पोएटिक टर्म्स, एंड सेइंग तुम गधे हो इज अ डायरेक्ट कॉमन मैन्स रिफ्रेन। तो उसने नॉवल लिखा था इन द फोक रिफ्रेन, कॉमन मैन्स लैंग्वेज, एंड ऑल्दो इट डिड नॉट बिकम वेरी सक्सेसफुल, बट यस, वो रेफरेंस दे रहा है कि ये अपने आप को बहुत अच्छा राइटर भी मानता था। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बोल रहा है कि कभी भी वो मेन रोल के लिए एस्पायर नहीं किया था, ही वॉज ऑलवेज कॉन्टेंट टू बी अ सपोर्टिंग एक्टर। Can any actor be content to be a supporting actor, or everyone tries to be the lead man? तो अगेन टंग इन चीक रेफरेंस था। फिर वो बोल रहा है कि he was a charitable and improvident fellow. What is charitable and improvident? Charitable का मतलब helpful, and improvident someone who doesn't secure his future. चैरिटेबल था तो किसी को भी मदद चाहिए तो वो हमेशा विलिंग था, किसी को काम चाहिए तो उसके पास हमेशा काम होता था। ऐसा पॉसिबल है कि हमेशा काम हो? अगेन टंग इन चीक रेफरेंस, अपने पोजीशन का फायदा उठाना, नंबर 2 पोजीशन पे था, मे बी अपना काम किसी और को दे देना, राइट। दैट इज हाउ यू ऑलवेज हैव वर्क फॉर समवन। When you are not ready to work, you will always have work for someone. कि चल कोई और आके मेरा काम कर जाएगा। डायरेक्टली कुछ नहीं बोला गया, इट्स ऑल टंग इन चीक रेफरेंसेस। बट ही वॉज चैरिटेबल, हर एक को काम मिल जाता था, हर एक का जो स्ट्रगल होता था वो थोड़ा बेटर हो जाता था, वो लोगों को अपने घर पे भी ठहराता था। ही वॉज improvident, he was not too concerned about his future. Is that good or bad?
इम्प्रोविडेंट होना बैड है। आप लोगों की हेल्प करो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन फ्यूचर सिक्योरिटी, राइट। तो उसको चैरिटेबल और इम्प्रोविडेंट बोला गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं एस वासन के ऊपर। वो बोलते हैं कि सुबु जो है वो हमेशा अपने बॉस के साथ होता था, दैट इज एस वासन, और सुबु वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट विच वॉज द स्टोरी डिपार्टमेंट। सुबु जो था वो स्टोरी डिपार्टमेंट के अंडर था, ठीक है। मेकअप डिपार्टमेंट का बात किया, ऑफिस बॉय का बात किया, ऑफिस बॉय से सुबु पे आए, सुबु से अब हम आ जाते हैं स्टोरी डिपार्टमेंट में। तो अब स्टोरी डिपार्टमेंट मैंने कैसे लिखूंगा, अब हम अगर स्टोरी डिपार्टमेंट की बात करें तो स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन सी कहानियां हैं? स्टोरी डिपार्टमेंट में किस किस की कहानी है? लॉयर की, एक्ट्रेस की, पोएट्स, पोएट से आ जाएगा कैंटीन, कैंटीन से आ जाएगा एमआरए, एमआरए से आ जाएगा स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर से आएगा एनकाउंटर, एनकाउंटर से आएगा कम्युनिज्म। इस तरह से ये रैम्बलिंग स्टाइल चल रहा है। जब आप पोएट्स एंड पैनकेक्स पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको आपके दिमाग में इंसिडेंट्स आएंगे जो आपको अपने दिमाग में याद रखना है, राइट। अब लॉयर के बारे में क्या कहा गया था? कोल्ड लॉजिक। ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक। ही वॉज कॉल्ड, क्या नाम था इनका? लीगल एडवाइजर और इलीगल एडवाइजर? इलीगल एडवाइजर। एंड उनका ड्रेस, लॉयर की ये 3 पॉइंट्स थे, राइट। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इलीगल एडवाइजर। इनको इलीगल एडवाइजर इसलिए बोला जाता था बिकॉज ही वुड फाइंड वेरी स्ट्रेंज सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। एंड दिस इज वेयर वी टॉक अबाउट द एक्ट्रेस, अ न्यू एक्ट्रेस, अ वेरी प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस, जिसको किसी दिन एक्टिंग स्टेज पे शूटिंग करते हुए गुस्सा आ गया। गुस्से में वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसका ये चिल्लाना, ये जो वेंट आउट कर रही थी, इसको लॉयर ने क्या किया? और रिकॉर्डिंग के बाद जब वो शांत हो गई, ही प्लेड इट आउट। खुद को सुनकर इतना गुस्से से बोलते हुए, वर्ड्स यूज करते हुए, एक्ट्रेस के अंदर क्या हुआ? What happened to the actress? वो डर गई. She was afraid. Although she had not spoken incriminating, she had not spoken very badly about anyone, but she became so afraid that she left acting. उसने acting ही छोड़ दी. So he destroyed her career. तो इसलिए उनको illegal advisor बोला जा रहा है. सेकेंड हम बात कर रहे हैं उनके ड्रेस, उनका कोल्ड लॉजिक। जो स्टोरी डिपार्टमेंट में लोग होते हैं वो पोएट्स और राइटर्स हैं। पोएट्स और राइटर्स को हम लॉजिकल पीपल कहते हैं कि ड्रीमर्स कहते हैं? ड्रीमर्स। व्हाई? दे लिव इन देयर ओन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। और जो बंदे का कोल्ड लॉजिक है, कैन ही बी कॉल्ड अ ड्रीमर? So that is the connection. He was a man of cold logic in an area of dreamers. ठीक है। और ये कोल्ड लॉजिक जो था, इट इज कैरिड ओवर इनटू द ड्रेस। जो जेमिनाई स्टूडियो पे काम करते थे वो कौन थे? Which dogma, which doctrine did they believe in? Gandhiite and Khadiite. They were Gandhiites and Khadiites. जब हम गांधीआइट्स एंड खादीआइट्स की बात करते हैं तो उनका ड्रेस कैसे था? धोती कुर्ता। बट लॉयर क्या पहनता था?
पैंट एंड शर्ट. In fact, he resembled a postal department employee. हमेशा सूटेड एंड बूटेड होता था, राइट? तो उनका ड्रेस भी उनसे डिफरेंट था. अच्छा एक मिनट, अभी हम स्टोरी डिपार्टमेंट वालों की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वो गांधीआइट एंड खादीआइट थे. तो गांधीआइट होने का मतलब क्या होता है? तो डॉगमा क्या था गांधी जी का? कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी, डेमोक. ओके. अब जब हम कम्युनिज्म की बात करेंगे ना, तो ये चीज वहां पर भी कनेक्ट हो जाती है कि ये गांधीआइट से, तो देवर एंटी कम्युनिस्ट, राइट? गांधीआइट्स कैन नेवर बी प्रो कम्युनिस्ट, दे आर ऑलवेज एंटी कम्युनिस्ट. बेटा जी, वी आर डूइंग पोएट्स एंड पैनकेक्स और ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हो गया है, तो वी आर डिस्कसिंग द स्टोरी डिपार्टमेंट राइट नाउ. जो लॉयर है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो अब स्टोरी डिपार्टमेंट में नॉर्मल ड्रेस जो था वो धोती कुर्ता था, बट इस बंदे का जो ड्रेस था वो उन सबसे अलग था, राइट? ही वुड वेयर, ही वुड बी कोटेड एंड ही रिजेंबल्ड द पोस्टल एम्प्लॉयज. उसका ड्रेस का जो चॉइस था वो ऐसे था. ओके, अब हम स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं. तो मैंने ये क्या लिख दिया? हाँ, एक्ट्रेस, लॉयर के साथ एक्ट्रेस कंसर्न थी. अब उसके बाद जो पोएट्स थे, पोएट्स के लिए सबसे फेवरेट हॉन्ट क्या था? द कैंटीन ऑफ द जेमिनाई स्टूडियो. वाई? अब यहां पर भी एक टंग इन चीक रेफरेंस है. नॉर्मली बोला जाता है कि जो पोएट्स होते हैं या राइटर्स होते हैं ये अल्कोहलिक्स होते हैं, बट गांधी के अंडर इट वाज द रूल ऑफ प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मतलब नो अल्कोहल. अगर फिर अल्कोहल नहीं मिलेगा तो उनके लिए फेवरेट ड्रिंक क्या था? कॉफी. टी नहीं, कॉफी. साउथ साइड है ना, साउथ में टी नहीं, इट्स कॉफी, राइट? सो उनका फेवरेट ड्रिंक जो था वो कॉफी था. और सबसे स्वाद कॉफी कहाँ मिलती थी? इन द कैंटीन ऑफ द जेमिनाई स्टूडियो. इट वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स. तो अगेन टंग इन चीक रेफरेंस के साथ वो हमारे को और बथेरी बातें हैं जो वो बताता जा रहा है साथ के साथ. प्रोहिबिशन की जब बात करी है कि विस्की नहीं है तो कॉफी इज द स्टेपल डाइट. सो ही इज मेकिंग फन ऑफ अल्कोहलिज्म ऑल्सो, कि राइटर्स आर अल्कोहलिक्स, राइट? तो वो टंग इन चीक है, डायरेक्टली नहीं बोला उसने कि वो अल्कोहलिक है, बट प्रोहिबिशन की बात कही है. सो वी अंडरस्टैंड कि जब अल्कोहल नहीं है तो उसके अगेंस्ट फिर कॉफी. अगर कुछ ऐसा आया, बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हिज राइटिंग स्टाइल, राइट? rambling and a little tongue-in-cheek references or satirical references. Hidden satire है उसका, open satire नहीं है, hidden satire है. Okay. अब जो lawyer था, even he was allowed to direct a movie. He too was allowed to direct a movie. But ये movie successful हुई थी कि flop हुई थी? It flopped. अब अगेन टंग इन चीक रेफरेंस, वो बोलता है बहुत सारा मेकअप यूज हुआ, बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज हुआ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट वाज अ फ्लॉप. तो अकॉर्डिंग टू अशोका मित्रन, व्हाट मेड मूवी सक्सेसफुल? गुड डायरेक्शन एंड एक्टिंग और लॉट्स ऑफ मेकअप एंड रॉ मटेरियल? In spite of using a lot of makeup and raw material, the movie flopped. मॉकिंग ही है, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ मॉकिंग है. तो उसका क्या, अशोका मित्र, जेमिनाई स्टूडियो का क्या बिलीफ था? ज्यादा मेकअप यूज करो, ज्यादा कैमरा यूज करो तो कोई भी मूवी सक्सेसफुल हो सकती है. डजेंट मैटर हु इज द एक्टर, हु इज द डायरेक्टर, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टोरी यू हैव. The more makeup you use, the more successful a movie is. That is the belief of the Gemini Studio. तभी वो बोल रहे हैं ना कि सुबह इतने सारे सीन्स दे सकता था कि लायन को कैसे बचाएगा चूहा, राइट? हाँ जी. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इतना सारा मेकअप यूज हुआ फिर भी मूवी फ्लॉप हो गई, तो इसका मतलब ये टॉन्ट कर रहा है, वो मॉक कर रहा है जेमिनाई स्टूडियो को, वो मॉक कर रहा है एस एस वासन को
कि उसने ऐसे लोगों को, हाउ कैन अ लॉयर मेक अ मूवी, राइट? सब वो पूरा मॉक ही तो कर रहे सिस्टम को. यस बेटे, शी इज गॉन फॉर एग्जाम ड्यूटी. हाँ जी, पता नहीं. ओके, वील नॉट डिस्कस वो कहाँ पे है. बेटे वो सब तो हो ही रहा था ना. अगर ये सब चीजें नहीं होती तो जेमिनाई स्टूडियो कभी बंद होता? जेमिनाई स्टूडियो क्यों बर्बाद हो गया? बिकॉज डायरेक्शन ही नहीं सही थी, वेस्टेज ऑफ मनी बहुत था. ये सब टंग इन चीक रेफरेंसेस हैं. Asoka Mitran is not praising the direction of Gemini Studio. He is making fun. He is exposing the foibles. ये अपने उसमें he is exposing the foibles and exposing FOIBLES, exposing the foibles and idiosyncrasies of people working at Gemini Studio. ये चैप्टर का थीम क्या है? टू एक्सपोज द बिहाइंड द सीन नॉनसेंस गोइंग ऑन इन हाई प्लेसेस. आप इन्फ्लुएंस के कारण नंबर 2 पोजीशन पे बन रहे हो, आप इन्फ्लुएंस के कारण मूवी डायरेक्ट कर रहे हो, तो वो मूवी कैसे हिट हो सकती है? हाउ डू यू नो? I mean, how can you make a good movie without knowing the nuances of direction? आप एक 1950 की मूवी को 2020 की मूवी के साथ कंपेयर करो, आपको सामने नजर आ जाएगा कि क्या नॉनसेंस दिखा रहे थे, राइट? अच्छे अच्छे लोगों को चांस नहीं मिल रहा था और सिर्फ इन्फ्लुएंस के कारण लोग आगे जा रहे थे. तो these are all tongue in cheek references. He is exposing the foibles. Foibles मतलब गलत बातें. Idiosyncrasies मतलब eccentricities, अजीब बातें लोगों की, उनको वो एक्सपोज कर रहा अपनी राइटिंग में, इस चैप्टर में. बेटे विद टाइम इट चेंज. इनिशियली मतलब जो मुझे पता है कि उसी टाइम पे सॉन्ग कोई गा रहा होता था, उसी टाइम पे लोग डांस कर रहे होते थे और उसी टाइम पे पर्दे के पीछे म्यूजिशियंस होते थे, क्योंकि उनके पास री रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं था. बट एज टाइम पास नई नई चीजें आती गई, टेक्नोलॉजी एडवांस, तो वो पूरा एक ग्रोथ है. वी विल नॉट गो इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, इतना ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, क्योंकि वो चीजें यहाँ पे कंसर्न नहीं है कि हाउ वर द मूवीज डायरेक्टेड. नो, मतलब वो मजाक उड़ा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है? ओके, वी वर एट विच पॉइंट? Yes, he was allowed to direct a movie, and in spite of using a lot of raw material and makeup, the movie flopped. Right? अब यहाँ पे लॉयर की सबसे बड़ी बात है कि he had to leave. और इसमें बहुत बड़ी आयरनी है. उनको जो जेमिनाई स्टूडियो छोड़ के जाना पड़ा, उसके पीछे की कहानी क्या है? और ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है. A lawyer had to leave because the story department was shut down. Now what does this mean? आपको नहीं समझ में आया, आपको नहीं समझ में आया, और किस किस को ये पॉइंट समझ में नहीं आया है? प्लीज रेज योर हैंड्स अगर ये नहीं समझ में आया. दैट वाई आपको आ गया, आपको नहीं आया. ओके, डिपार्टमेंट बंद हो रहा है. ठीक है, चलो डिपार्टमेंट छोड़ो. ओके, एक पूरा डिपार्टमेंट बंद हो रहा है स्कूल में, दैट इज द एडिटोरियल बोर्ड. ठीक है, मैं पढ़ाती इंग्लिश हूं, बट आई एम द चीफ एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन. मुझे स्कूल में जॉब मिला है नॉट एज एन इंग्लिश टीचर, मुझे स्कूल में जॉब मिला है एज ए चीफ एडिटर. अब जब एडिटोरियल बोर्ड के सारे मेंबर्स को स्कूल से निकाला जा रहा है, तो मेरा क्या होगा? मुझे रखा जाएगा कि सबसे पहले मुझे निकाला जाएगा? क्यों? Was I appointed as an English teacher or was I appointed as the editor of the school magazine? समझ में आया? अब लॉयर था तो वो जेमिनाई स्टूडियो का लॉयर, बट वो किस डिपार्टमेंट में उसको अपॉइंटमेंट मिली थी?
स्टोरी डिपार्टमेंट, जो मर्जी हो, मे बी उसको जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस या जो पोएट्स आते थे उनके एग्रीमेंट्स में साइन करवाना होता होगा कि आप किसी को भी मतलब अपनी स्टोरी नहीं बेच सकते, आप किसी और स्टूडियो के पास जाकर काम नहीं कर सकते, कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। वो हमें नहीं पता कि उसका काम क्या था। हमें ये बोला गया दैट ही वॉज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट। तो जब स्टोरी डिपार्टमेंट जेमिनाई स्टूडियो में बंद हुआ, मैं डिक्लाइन बोल रही हूँ ना, कि जब ऐसी हरकतें होंगी, जब पैसा ऐसा वेस्ट होगा तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो सबसे पहले स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ। तो स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ तो हु लॉस्ट हिज जॉब? लॉयर। पोएट्स और राइटर्स दे लॉस्ट, वो तो अंडरस्टूड है, बट लॉयर लूजिंग हिज जॉब बिकॉज द स्टोरी डिपार्टमेंट क्लोज डाउन, दैट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये लॉयर की सारी कहानी है। अब जब हम लॉयर्स की बात करते हैं तो हम पोएट्स कैंटीन की बात करते हैं, फिर हम जेमिनाई स्टूडियो पे आ जाते हैं कि जेमिनाई स्टूडियो ने yes, they are talking about the fact that they were anti-communist, all the people at Gemini Studio were anti-communist, और इसी चक्कर में उन्होंने MRA को होस्ट किया। MRA is Moral Rearmament Army. It was a company of people from over 200 countries. 200 लोग थे उसमें और वो अलग अलग कंट्रीज से आए हुए थे, right? And they had all come together to protest in favor of communism or to protest or to present shows against communism. They presented shows in favor of communism or against communism. Against. जब Gemini Studio is anti-communist, then how can MRA be pro-communist? वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उनको अंडे और टमाटर फेंक के भगा देंगे, राइट? तो उन्होंने उनकी ही डॉक्ट्रीन को सपोर्ट करने के लिए MRA को वहां पर बुलाया था। अब MRA के ऊपर एक पूरा आपका शॉर्ट नोट है। MRA was made up of 200 people from different countries. ये कहाँ रहे? इनको इनवाइट किया गया था तो इनका रहना खाना पीना किसकी जिम्मेवारी थी? जेमिनाई स्टूडियोज। अब MRA ने कौन से 2 प्लेस प्रेजेंट किए थे? द फॉरगॉटन फैक्टर एंड जोथम वैली, ठीक है? अब ये प्लेस स्पेक्टाकुलर ड्रेसेस, स्पेक्टाकुलर कॉस्ट्यूम्स, स्पेक्टाकुलर सीनरी, स्पेक्टाकुलर म्यूजिक यूज कर रहे थे। सिंपल फ्लूट म्यूजिक, बैकग्राउंड white cloth, and costumes simple or elaborate? Simple, very simple. They were delivering homilies, HOMILIES, simple message and homilies, moral values, messages जिसको आप कह सकते हो, simple message वो deliver कर रहे थे। अगेन टंग इन चीक रेफरेंस, जेमिनाई स्टूडियो कैसी मूवीज प्रेजेंट करता था? विच वर यूजिंग अ लॉट ऑफ मेकअप, इलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स, वेरी एक्सट्रावेगेंट सीनरी। बच्चे आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लॉस्ट हो, नहीं समझ आ रहा? ओके, कहाँ पे क्या चीज समझ में आई? कोई एक चीज जो आपको समझ में आई? कुछ नहीं आया? बेटे हम पोएट्स एंड पैनकेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें अशोका मित्र ने ये कहानी लिखी है और उसने जो कहानी लिखी है ना वो रैम्बलिंग स्टाइल में लिखी है। रैम्बल का मतलब होता है अगर तुम्हें अभी सपोज स्टाफ रूम में जाना है तो तुम कैसे जाओगे? दरवाजा खोलोगे, सीधा जाओगे, यू रीच द स्टाफ रूम, ठीक है? बट अगर तुम्हें रैम्बलिंग वे में स्टाफ रूम जाना है तो तुम क्या करोगे? 12th ह्यूमैनिटीज बी से 12th ह्यूमैनिटीज ए, 12th ह्यूमैनिटीज ए से वॉशरूम, वॉशरूम से +1 कॉमर्स ए,
+1 कॉमर्स ए से कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब से दोबारा वाटर पॉइंट, वाटर पॉइंट से ब्यूटी वेलनेस लैब, ब्यूटी वेलनेस लैब से फिर स्टाफ रूम। अब वो डायरेक्ट गए हो कि रैम्बलिंग गोल 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 घूम के गए हो? कैसे पहुंचे आप स्टाफ रूम में? सीधे पहुंचे कि गोल घूम के? तो दैट इज रैम्बलिंग, जहां मन किया वहां निकल जाना, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। तो वो अलग अलग बात कर रहे हैं। ये सारी वो बातें हैं जो तुम्हारे आने से पहले हो गई। जेमिनाई स्टूडियो की हमने बात करी, मेकअप डिपार्टमेंट की बात करी, हमने ऑफिस बॉय की बात करी, हमने सुबह की बात करी। अब तुम जिस पॉइंट पे आए हो उस पॉइंट पे हम लॉयर्स की बात कर रहे थे। स्टोरी डिपार्टमेंट है जेमिनाई स्टूडियो का, वहां पे लॉयर है, हम लॉयर की बात कर रहे थे। तो अब लॉयर की कौन सी फॉयबल्स हैं, कौन सी अजीब बातें हैं, हमने वो बात करी। उसके बाद हमने बताया कि लॉयर जो था वो स्टोरी डिपार्टमेंट का था और लॉयर की जॉब गई क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट जो है वो बंद हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब स्टोरी डिपार्टमेंट में जो लोग थे वो कौन थे? वो एंटी कम्युनिस्ट थे, वो खादीआइट्स और गांधीआइट थे। कम्युनिज्म, व्हाट इज कम्युनिज्म? ओके, कम्युनिज्म इज अ गॉडलेस स्टेट। कम्युनिज्म एडवोकेट करता है एन इक्विलिटेरियन सोसाइटी। पब्लिक नहीं, नो वन, मैं आपको पूरा बताती हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो विद डिफरेंट थिंग्स। पहले आप इक्विलिटेरियन सोसाइटी को समझ लो, ठीक है? व्हाट इज इक्वल एंड व्हाट इज इक्विटी? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। आपका ब्रदर है जो 6 महीने का है या 8 महीने का है और आप 18 साल के हो। मम्मा के पास एक ही चपाती है आप दोनों को खिलाने के लिए। इक्वल होगा तो मम्मा चपाती को क्या करेगी? हाफ हाफ। इज दैट एक्चुअली फेयर? क्यों? जो 8 महीने का बच्चा है उसको आधी रोटी की भूख है, उसकी जरूरत कितनी है? मे बी 2 और 3 बाइट्स, है ना? उससे ज्यादा तो वो बच्चा डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता। तो वो इक्विटी नहीं है, वो इक्वालिटी है। हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। कम्युनिज्म वॉज बेस्ड ऑन इक्वालिटी नॉट इक्विटी, कि अगर तुम 100 घंटे काम कर रहे हो तो भी तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे, ये 1 घंटा काम कर रहा है तो भी इसको 10 रुपए मिलेंगे, मतलब एक दिन का वेज 10 रुपए। चाहे तुमने उसमें 100 घंटे काम किए, चाहे उसने उसमें 10 मिनट काम किए, इट डजेंट मैटर। इज दिस फेयर? एक का काम है सिर्फ सर पे हाथ फेरना, प्यार करना, और दूसरे का काम है जमीन तोड़ तोड़ के पानी निकालना। किसका वर्क एफर्ट ज्यादा है? जो जमीन तोड़ के पानी निकाल रहा है, बट उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे? नो। वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे, इक्वल सबको, और इसीलिए कम्युनिज्म फेल हुआ। राइट? वो एक गॉडलेस स्टेट है। वो फिलायल लव, कंजुगल लव में बिलीव नहीं करता है। फिलायल लव इज लव फॉर फैमिली, लव फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड कम्युनल लव होता है लव फॉर योर पार्टनर। अब कंजुगल लव, सॉरी, कंजुगल लव होता है लव फॉर योर पार्टनर। राइट? वो बोलता था, कम्युनिस्ट बोलती है गवर्नमेंट, कि तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के साथ है, अपने देश के साथ है, उसके आगे कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम्हारे फादर, तुम्हारे मदर, तुम्हारे अपने बच्चे स्टेट के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो तुम्हारा धर्म है उसको रिपोर्ट करना, उसको अरेस्ट करवाना, उसको जेल करवाना, क्योंकि कम्युनिज्म के अंडर इमीडिएटली अरेस्ट होता था। फिर करप्शन आ गया कम्युनिज्म में, तो जो पावर्स थी जिन्होंने ये रूल इंप्लीमेंट किया, दे शुड ऑल्सो हैव बीन इक्वल, कि अगर 10 जन एक घर में रह रहे हैं तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के भी 10 जन एक घर में रहने चाहिए। बट इन्होंने करप्शन किया, इन्होंने अपने लिए बड़े बड़े घर बनाए, जिसको डकमास बोलते थे या कुछ ऐसे रशियन वर्ड कुछ है, कि उन्होंने अपने लिए वो बड़े बड़े आलीशान घर बनाए एट प्राइम प्लेसेस इन रशिया, और लेबर के लिए लोगों को फ्री में काम कराया।
उनको पैसे वैसे नहीं दिए। तो इस तरह से धीरे धीरे कम्युनिज्म में भी दो सेक्ट बन गए, एक जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन कॉमन मैन है और एक जो गवर्नमेंट में है, दे आर लिविंग अ वेरी स्टुपेंडस लाइफ। तो कम्युनिज्म फेल्ड। Communism advocated an equal society, but because of inherent corruption, communism failed. ठीक है? तो MRA was set up as a counter movement against communism. काउंटर मूवमेंट अगेंस्ट कम्युनिज्म का मतलब है कम्युनिज्म के अगेंस्ट जो मूवमेंट बनाया गया था, तो एमआरए उस पर वर्क कर रहा था, राइट। और उन्होंने इसके ऊपर सिंपल होमलीज और मैसेजेस के ऊपर ये दो प्लेस प्रेजेंट करते थे, द फॉरगॉटन फैक्टर एंड द जोथम वैली। अब फॉरगॉटन फैक्टर और जोथम वैली जेमिनाई स्टूडियोज के साथ टंग इन चीक रेफरेंस है। टंग इन चीक रेफरेंस है मतलब हम ऊपर से तो तारीफ कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर हम उनको ताना मार रहे हैं, हम उनको टॉन्ट कर रहे हैं। जेमिनाई स्टूडियो बहुत पैसा वेस्ट करता था मेकअप पे, बहुत पैसा वेस्ट करता था कॉस्ट्यूम्स पे, रॉ मटेरियल पे, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एमआरए के एकदम सिंपल बैकग्राउंड, सिंपल कॉस्ट्यूम्स को ये जो जेमिनाई स्टूडियो के मेंबर्स थे उन्होंने बार बार जाके देखा, न्यूमरस टाइम्स उन्होंने जाके देखा। आई थिंक 600 मेंबर्स लिखा हुआ है, यस 600 सॉ द प्ले ओवर एंड ओवर अगेन। तो ऑब्वियसली जब 600 लोग बार बार दो प्लेस को देखेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बट खुद पे जब वो होमलीज या सिंपल मैसेज करने की बात आई तो उन्होंने पहले कभी फॉलो नहीं किया था। बट वो बोल रहे हैं कि ये दोनों प्लेस के बाद जेमिनाई स्टूडियो ने भी इन चीजों को फॉलो करना शुरू किया। उन्होंने भी अपना फिर बाद जो बैकग्राउंड है उसको बड़ा सिंपल किया, राइट। उन्होंने जो म्यूजिक है उसको फ्लूट म्यूजिक किया। इन्होंने बार बार ये प्लेस को फॉलो किया। मतलब जेमिनाई स्टूडियो का खुद का दिमाग नहीं था, जो दूसरे कर रहे थे वो उनको फॉलो करना शुरू कर देते। तो ये सब टंग इन चीक रेफरेंसेस हैं। ओके, अब वो आगे जब एमआरए की बात करते हैं तो वो ये साथ के साथ ही वो बात करते हैं अबाउट अ विजिट फ्रॉम एन अननोन इंग्लिश मैन। एक बंदा एसएस वासन पहले एमआरए को इनवाइट करता है। एमआरए इज अ काउंटर मूवमेंट अगेंस्ट कम्युनिज्म। इसके साथ साथ ही अशोका मित्रन बोल रहे हैं कि उन्होंने एक अननोन इंग्लिश मैन को इनवाइट किया टू गिव अ स्पीच। अब अननोन क्यों है? वॉज ही अननोन टू एसएस वासन? मे बी नॉट, राइट। तभी वो इनवाइट तो ऐसे किसी स्ट्रेंजर को नहीं करेंगे। बट no one at Gemini Studio understood why that man had come. They only knew that his name was Stephen Spender. But what was the purpose of his visit? वो Gemini Studio क्यों आए हैं? इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं था। क्यों नॉलेज नहीं हुआ? लॉजिकली सोचो, इंग्लिश मैन और चेन्नई, लैंग्वेज डिफरेंस। इंग्लिश मैन है तो उसका एक्सेंट है, और साउथ इंडिया में इंग्लिश का एक अपना ही अलग एक्सेंट है। यस, सो हाउ इज इट पॉसिबल? हम काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं पंजाब में, बट हमें भी किसी इंग्लिश मैन की इंग्लिश को सुनना हो तो हमें डिफिकल्टी होगी। तो चेन्नई में जिनका एक्सेंट खुद का, उनका जो साउथ इंडियन एक्सेंट है, इट हैज सुपर इम्पोज्ड ऑन इंग्लिश, है ना। उनका इंग्लिश भी साउथ इंडियन इंग्लिश एक अलग इंग्लिश बन चुका है। तो ऐसे में उनको वो इंग्लिश एक्सेंट कैसे समझ में आएगी? सो फर्स्ट एसएस वासन ने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया स्टीफन स्पेंडर का। कई बोल रहे थे कि वो एडिटर है, कोई बोल रहा था वो पोएट है, बट वो वहां पे क्यों आया है वो किसी को समझ में नहीं आया। एसएस वासन की इंट्रोडक्टरी स्पीच में भी समझ में नहीं आया। उसके बाद जब स्टीफन स्पेंडर ने बोला तो जो वो बोल रहा था वो ऑटोमेटिकली समझ में नहीं आया। वो बोलते हैं कि जो स्टीफन स्पेंडर की स्पीच में थी उसमें 2-3 वर्ड समझ में आए थे, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये 2-3 वर्ड्स थे जो उनको समझ में आया, बट अदरवाइज दे डिड नॉट नो व्हाई ही हैड कम देयर, राइट। तो ये स्टीफन स्पेंडर का यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अब इस, हाँ जी बच्चे, किसकी?
एस वासन ने जो इंट्रोडक्शन दी थी उससे ऐसे लग रहा था कि वो भी कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं, बस क्योंकि स्टीफन स्पेंडर का नाम बहुत ज्यादा हो रहा था तो इसीलिए एस वासन ने उनको इनवाइट कर लिया था। अदरवाइज जो उन्होंने इंट्रोडक्टरी स्पीच दी थी, ये लिखा हुआ है, इट अपियर्ड एज इफ ही टू डिड नॉट नो मच अबाउट स्टीफन स्पेंडर। अदरवाइज स्टीफन स्पेंडर आपके सिलेबस में है। डू यू नो हु ही इज? ये एक मिनट चैप्टर को छोड़ दो। डू यू नो हु ही इज? आपकी अगर ओल्ड बुक है तो जो सेकेंड पोएम थी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उसके पोएट है स्टीफन स्पेंडर। अब वो पोएम जो है वो रैशनलाइज सिलेबस के कारण डिलीट हो गई है, अदरवाइज पुरानी बुक्स, मेरी बुक में है। आपकी अगर नई बुक है तो नहीं होगा, ओल्ड बुक्स में है। यस, ये वाली बुक, ये वाली पोएम, राइट, इट इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, राइट। तो हम उस टाइम पे बच्चों को बोलते थे दैट दे शुड नो हु इज स्टीफन स्पेंडर, बट आप लोगों को नहीं पता बिकॉज आपके टाइम पे ये पोएम डिलीट हो चुकी है, सो इट डजंट मैटर। अदरवाइज एस वासन डिड नॉट नो हु स्टीफन स्पेंडर वाज। वो ये भी स्टीफन स्पेंडर के लिए कहते हैं कि हम उस टाइम के नोन पोएट्स बायरन, कीट्स को जानते थे, बट उसमें स्टीफन स्पेंडर का नाम नहीं आता था, तो सो ही कुड नॉट बी अ फेमस पोएट। एट द सेम टाइम दे से दैट वी न्यू द एडिटर ऑफ द मैनचेस्टर गार्डियन, द लंदन टाइम्स, और वो उसके भी एडिटर नहीं थे, तो ही वॉज नॉट अ वेल नोन एडिटर। तो वो एस वासन थे कौन, वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। तो सॉरी, स्टीफन स्पेंडर कौन थे, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। एंड इवन एस वासन इन स्पीच कुड नॉट गिव अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन कि वो वहां पर क्यों आए हैं। जब स्टीफन स्पेंडर ने बोला तो उसके वर्ड्स में डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये वाले वर्ड्स थे, तो वो दे वर लेफ्ट मिस्टिफाइड। मिस्टिफाइड मतलब अ मिस्ट्री, एक राज की बात थी कि वो वहां पर क्यों आए थे। अब इसका खुलासा अशोका मित्रन अब करते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अशोका मित्रन की जो काम था जेमिनाई स्टूडियो में, दैट वाज टू कट आउट आर्टिकल्स एंड पेस्ट देम इन अ जर्नल, राइट। और जो आर्टिकल्स नहीं कट आउट हो सकते थे वो उनके बारे में लिखते थे। तो बेसिकली ही वॉज अ राइटर। Moreover, he has written this chapter, so also we know that he was a writer. अब राइटर थे तो कहानियां लिखने का भी शौक था। अब उनकी कहानियां जेमिनाई स्टूडियोज में यूज नहीं होती थी, ही वॉज नॉट अंडर द स्टोरी डिपार्टमेंट, राइट। तो उनकी कहानियां जेमिनाई स्टूडियो यूज नहीं करता था। तो एक कंपटीशन आया, राइट, इट वॉज एन इंटरनेशनल कंपटीशन। अब इंटरनेशनल कंपटीशन में अगर आपको अपनी पूरी स्टोरी भेजनी है, पूरा डॉक्यूमेंट भेजना है, उस टाइम पे ईमेल तो नहीं था ना कि आप ईमेल करके स्टोरी भेज दो, उस टाइम पे तो प्रॉपर हार्ड कॉपी जाती थी। तो इंटरनेशनल मेलिंग वाज चीप और एक्सपेंसिव। इंटरनेशनल मेलिंग आपको क्या लगता है, चीप होगी या एक्सपेंसिव होगा? इन 1988 अगर हम एक इंग्लैंड लेटर इंडिया में पोस्ट करते थे तो उस इंडियन लेटर का जो कॉस्ट होता था वो 50 to 75 पैसे था। और अगर मुझे एरोग्राम अमेरिका लेटर भेजना है तो एरोग्राम यूज करना पड़ता था। एरोग्राम उस टाइम पे 6.75 पैसे का आता था, राइट। तो वेरी एक्सपेंसिव। एरोग्राम कंपैरेटिवली सस्ता होता है। अगर आप प्रॉपर लेटर भेजो जिसके अंदर आपने बहुत सारे पेजेस डाले हैं तो वो वेट करते हैं, और वेट के हिसाब से आपकी लेटर के चार्जेस लगते हैं कि उसमें कितने का स्टैंप लगेगा, राइट। अशोका मित्रन, डू यू थिंक ही वॉज वेल पेड? डू यू थिंक ही वॉज अ वेल पेड एम्प्लॉय, एन एफ्लुएंट एम्प्लॉय? नो, पैसों का क्रंच रहता था। तो अब स्टोरी राइटर थे, एक इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट आया था, उनको अपनी कहानी उस कॉन्टेस्ट में भेजनी थी। बट बिफोर ही वेंट थ्रू सो मच ऑफ एक्सपेंडिचर, इतने पैसे लगाने से पहले वो वेरीफाई करना चाहते थे कि ये जो कंपटीशन जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये एक रेप्यूटेड मैगजीन है कि एमईसी मैगजीन है। व्हाट इज मेंट बाय रेप्यूटेड मैगजीन? रिस्पेक्टेबल, फेमस, जिसका नाम हो, अगर उसमें मेरी कहानी छपे तो मेरा भी नाम होगा,
है ना, कोई एमी मैगजीन होगी तो उसको कौन ही पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, तो मैं इतना खर्चा करूंगी तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो मैगजीन पता करने के लिए वो ब्रिटिश लाइब्रेरी गए। जब ब्रिटिश लाइब्रेरी गए तो मैगजीन का नाम था द एनकाउंटर, राइट। तो वहां पे उन्होंने देखा बहुत कॉपीज हैं द एनकाउंटर की, और एनकाउंटर का एडिटर कौन था? स्टीफन स्पेंडर। So he came to know that Stephen Spender was was an editor. But editor है, और उन्होंने assume किया क्योंकि एस वासन भी एडिटर है, वो एडिट करते थे, आई थिंक क्या नाम था, आनंदा विकेतन। ही वॉज, एस वासन वॉज द एडिटर ऑफ आनंदा विकेतन। तो उनको लगा शायद इसलिए उन्होंने स्टीफन स्पेंडर को इनवाइट किया है कि स्टीफन स्पेंडर इज ऑल्सो एन एडिटर, राइट। ये लगा, बट वॉज दैट द रीजन? दिमाग से सोचो, वर्ड से ना, उनके स्पीच में फ्रीडम, डेमोक्रेसी, तो वो एडिटर के साथ मैच नहीं होते। बट उस टाइम पे उनको लगा कि आई गॉट द जॉब, ही वॉज इन्वाइटेड बिकॉज ही इज एन एडिटर एंड एस वासन इज ऑल्सो एन एडिटर। अब कई सालों बाद वो बोल रहे हैं कि मैंने जॉब छोड़ दिया, ऑब्वियसली रिटायर हो गए, राइट। रिटायर होने के बाद पैसे ज्यादा होते हैं कि और भी कम हो जाते हैं? और भी कम हो जाते हैं, बट पढ़ने का पूरा शौक है ना। वंस अ राइटर ऑलवेज अ राइटर, ही विल लव टू रीड बुक्स। यू बिकम अ राइटर ओनली व्हेन यू आर अ गुड रीडर। ही वॉज अ लॉट इनटू रीडिंग, बट अब वो एक्सपेंसिव बुक्स नहीं खरीद सकते थे। तो वो जब जाते थे ना, तो रोड साइड पे सस्ती किताबें सेल हो रही होती थी, राइट। तो उनकी आदत थी कि रोड साइड से वो किताबें लेकर पढ़ते थे। तो once while walking he came across a book which was The God That Failed, right। वो किताब 6 राइटर्स, 6 एसेस ने लिखी थी। वन ऑफ देम वाज लुइस फिशर, इंडिगो का राइटर। अनदर वाज स्टीफन स्पेंडर, राइट। उसके अलावा इन्होंने नाम दिए हैं एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कॉस्लर। पर 2 नाम हैं जो आपको याद रहने चाहिए, वन इज स्टीफन स्पेंडर एंड वन इज लुइस फिशर, क्योंकि ये दोनों आपके सिलेबस में है। 6 एसेस थे, 6 राइटर्स ने लिखे थे। द नेम ऑफ द बुक वाज द गॉड दैट फेल्ड। ओवर हियर गॉड इज मेंट कम्युनिज्म। It was a book on anti-communism. These 6 writers described their journey into communism and how they came out of it disillusioned. What is disillusioned? D-I-S-I-L-L-U-S-I-O-N-E-D. Illusion, disillusioned. Disillusion मतलब आपका जो ख्वाब की दुनिया है वो टूट गया। आपने जो सोच रखी थी वो सोच शाटर हो गई। आपको लगता था कम्युनिज्म बहुत अच्छा है, आप कम्युनिस्ट बन गए। कम्युनिज्म में जब आप घुसे तो आपने रियलाइज किया उसमें कितना करप्शन है, एंड देन यू लेफ्ट करप्शन एंड स्टार्टेड मोटिवेटिंग पीपल अगेंस्ट कम्युनिज्म। तो ये जो 6 राइटर्स थे, दे टॉक्ड अबाउट एंटी कम्युनिज्म, एंड द नेम ऑफ द बुक वाज द गॉड दैट फेल्ड। God is referred to as communism, right? और तब जाके it was at that point that he realized that Stephen Spender was not only an editor, he was also a writer. He also understood the meaning, the presence of the words freedom and democracy in his speech. वो स्पीच में बार बार फ्रीडम और डेमोक्रेसी बोल रहे थे ना, 2 ही चीजें जो जेमिनाई स्टूडियोज के लोगों को समझ में आई थी। तो अब समझ में आया कि वो एंटी कम्युनिज्म के अगेंस्ट बोल रहे थे, प्रो डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहे थे, फ्रीडम के बारे में बोल रहे थे। तो रास अब जाकर अशोकामित्रन को क्लियर हुआ कि व्हाई डिड स्टीफन स्पेंडर कम टू जेमिनाई स्टूडियो। सो दिस इज ऑल अबाउट पोएट्स एंड पैनकेक्स। अब हो सकता है कि मैंने कोई छोटी मोटी बात मिस कर दी हो, बिकॉज ये एक रैम्बलिंग स्टोरी है, इसमें बहुत कुछ है जो मैंने बताया है, बट देन ऑल्सो दे कुड बी सम थिंग्स विच आई डिड नॉट कवर। हो सकता है मैं भूल गई हूँ, बिकॉज मैं चैप्टर रीडिंग नहीं करा रही हूँ। तो मैं प्लीज एडवाइस करूंगी कि ऐसे चैप्टर जरूर पढ़ के जाना,
ये चैप्टर्स अगर आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद 2-3 बार ये चैप्टर्स पढ़ के आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट। ही इज ऑल नरेटिंग एनेक्डोट्स। पूरा चैप्टर जो है वो एनेक्डोट्स है, कहानियां हैं अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड एट जेमिनी स्टूडियो। तो ये पढ़ना जरूरी है। ओके, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी बेटे, क्रक्स कुछ नहीं है। ही इज ओनली एक्सपोजिंग द फॉइबल्स एंड इडियोसिंक्रेसीज ऑफ द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो। कि सच्चाई क्या है, जितना बड़ा नाम उसके पीछे की सच्चाई क्या है। हाँ? बेटे हाँ सच, सुबु के लिए एक और वर्ड यूज किया था, ये मैं बताना भूल गई, सिकोफैंट। सिकोफैंट इज अ फ्लैटरर। सुबु के लिए पूछा जाता है कि वो एक्चुअल में सिकोफैंट था या नहीं था, क्या वो लोगों को फ्लैटर करता था या नहीं करता था। अब देखो उसका नेचर क्या है, इम्प्रोविडेंट एंड हेल्पफुल। उसके बात करने का लहजा क्या है, स्वीट। तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि वो ऐसा था तो लोगों को लगता था कि वो फ्लैटरर है, बट उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। बट ऑन दी अदर हैंड एसएस वासन के बाद वो नंबर 2 पोजीशन पे पहुंचा था, तो वो अपनी मेहनत से नहीं पहुंचा था, उसने जरूर फ्लैटरी की होगी, इसीलिए वो वहां पर पहुंचा था। तो ये सब टंग इन चीक रेफरेंसेस हैं कि ही वॉज अ सिकोफैंट और नॉट। बेटे आप जो मर्जी लिखो, जस्टिफाई करना है। Why do you think he was a sycophant? Because he reached the number 2 position, although he did not have much talent, right? He could never become the lead actor, or he was a stupendous supporting actor but could never become the lead actor. So most probably it was due to flattery that he reached the number 2 position along with knowing influential people. अगर आप कह रहे हो वो सिकोफैंट नहीं था, तो आप बोल सकते हो उसका जनरल टेंडेंसी था टू एडमायर पीपल, टू से नाइस थिंग्स अबाउट पीपल। ही वॉज हेल्पफुल एंड इम्प्रोविडेंट, एंड दैट इज वाई वी कैन नॉट कॉल हिम अ फ्लैटरर। तो वो, डू यू थिंक ही एक्चुअली कुड गिव अ वेरी नाइस वे ऑफ डिपिक्टिंग अ सीन? आप ये सीन देखो, क्या है कि शेर मर रहा है और चूहा आके शेर को बचा रहा है। क्या ये अपने आप में सेंसिबल सीन है? अगर आप सुबह की जगह पे होते तो आप उसको ये सीन डायरेक्ट करने देते कि आप स्टोरी राइटर को यू वुड हैव गिवन हिम अ किक कि व्हाट द हेल, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी आर यू मेकिंग? है ही है वो जेमिनी स्टूडियो पे ही। बेटा मैंने पहले बोला फॉइबल्स एंड इडियोसिंक्रेसीज, ये जो चीजें हो रही थी जेमिनी स्टूडियो में ये अच्छी नहीं थी। वो उनका मजाक उड़ा रहा है। सुबह कहाँ गया? ये रहा सुबह। अब इसका कहाँ पे लिखूं? Right, he was considered to be a sycophant. Now do you agree or disagree? मैंने आपको दोनों reasons दे दिए हैं why you can say that he was a sycophant and why you can say that he was not a sycophant, right? तो आपकी मर्जी है। There was a time जब मुझे लगता था कि he was not a sycophant, वो genuinely अच्छा है, पर जब इतने बार चैप्टर को पढ़ाया, इतनी उसको बारीकी से समझा, तो समझ में आया कि ये सब टंग इन चीक रेफरेंसेस है। वो उसका एक्चुअल में मजाक ही उड़ा रहा है कि सुबह जो अपने पोजीशन पे पहुंचा है दैट वाज जस्ट ड्यू टू फ्लैटरी। यस यस राइट, इतना टैलेंटेड होता तो वो अपने बलबूते पे नंबर 2 पोजीशन पे आता। हाँ, वो चैरिटेबल था, वो हर एक की मदद करता था इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर। और किसी की मदद करना एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन फ्यूचर इज नॉट अ गुड थिंग। आप लोगों की मदद करो, हेल्पफुल बनो, बट नॉट इफ यू पुट योर फैमिली एट स्टेक, इफ यू पुट योर फ्यूचर एट स्टेक। तो ये सब टंग इन चीक। I can give you my money because you are in need, but he has a direct approach to principal man. तुम्हारी तो मदद कर दी क्योंकि तुम मददगार हो, बट उसको जाके यार तू तो बहुत अच्छा है,
तू तो इतना हीरो है, डैशिंग है, मैं उसको मस्का लगा रही हूँ इन द होप दैट वो प्रिंसिपल मैम को बोलेगा कि मैम रीनू मैम को वाइस प्रिंसिपल बना दो, है ना। तुम्हारी मैं मदद कर रही हूँ बट उसको मैं मस्का लगा रही हूँ। तो ऑल्दो आई एम इम्प्रोविडेंट एंड हेल्पफुल टू यू, फॉर हिम आई एम अ sycophant. So same was with Subbu. नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसका बेसिक नेचर बताया गया है कि ही वॉज एन इम्प्रोविडेंट फेलो। हाँ हाँ, मतलब वो फ्यूचर के लिए केयर नहीं करता था, वो हेल्पफुल होने के चक्कर में सब कुछ लुटा देता था। सेंसिबल बंदा कभी ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? So with this we come to the end of the video. I hope that you liked it and it helped to clarify some doubts and added more knowledge to what you already knew. So if you liked it, please do consider subscribing to my channel and liking the video, and do press the bell icon for further notifications. See you soon everyone.